चलो बेटा आज से निकालो ग्रेचुटी एक्ट। बहुत ही बेटा बातें नहीं करो, अब सुनो, यहां ध्यान दो, अब बातें नहीं करनी है, अब यहां पे फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग एक्ट है, ठीक है? तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। बेटा मैंने कहा बातें मत करो, मतलब बातें मत करो, और अब मेरे को तीसरी बार नहीं बोलना पड़े। तीसरी बार बोलोगे तो बाहर निकाले जाओगे क्लास से। मना करा, बातें नहीं तो नहीं, मतलब नहीं, ठीक है? जो भी बात करनी है मुझसे करो, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है मुझसे पूछो, पर बातें मत करो, वरना फिर आप जो बातें कर रहा है वो और जिससे कर रहे हो दोनों बाहर जाएंगे क्लास के, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाहर सोफे पे बैठ के बातें करेंगे। इसलिए अब चुप, मतलब बिल्कुल साइलेंट, ठीक है? पढ़ने के लिए बैठे ना, अभी 10 मिनट थे ना तुम्हारे पास बीच में, तब करनी चाहिए थी ना बातें। अब मेरी क्लास में आने के बाद बातें क्यों कर रहे हो? 10 मिनट तक क्या कर रहे थे? 5-7 मिनट मिले होंगे ना क्लास चेंज ओवर होने में, तो फिर बातें का क्या काम है? और कुछ नहीं करना है, सब कॉपी किताब सब बंद कर दो अभी, आप सब बंद कर दो, मतलब इमीडिएट इफेक्ट के साथ में सब बंद कर दो। आप कुछ भी नहीं करना है आपका, सिर्फ दिमाग, जो कान मेरी आवाज पर और आंखें आपकी बोर्ड पे। अगले आधे घंटे तक या अगले 50 मिनट तक आपको कॉपी पेन का कोई काम नहीं है, ठीक है? कुछ भी काम नहीं है आपकी कॉपी पेन का, सिर्फ आपको यहां पे फोकस करना है, ठीक है? अभी हम लोग ले रहे हैं ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है? पहला ही एक्ट है हमारा। जिन लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट नहीं भी पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फैक्ट्रीज एक्ट से कोई लेना देना नहीं। तो ये बिल्कुल अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट एक्ट, और बिल्कुल नया एक्ट है। नया मतलब आपके लिए नया, ग्रेचुटी एक्ट 1972। अब इसमें ग्रेचुटी क्या होता है? देखो लॉ में आप एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होती। यदि किसी प्रोविजन का मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूं तो इसका आप ये मतलब समझ लीजिए कि मुझे ही नहीं पता, राइट? लेकिन लॉजिक तो है। तो कभी भी लॉ में बिना लॉजिक के कोई चीज नहीं बनती, कोई प्रोविजन। एक्सेप्शन हो सकते हैं, 100 प्रोविजन होंगे, उनमें से कोई एक आध प्रोविजन ऐसा होगा जिसमें हम बोलेंगे लॉजिकल है। नहीं, 100 भी मैं कम बता रहा हूं, बल्कि 500 प्रोविजन होंगे, उनमें से एक प्रोविजन हम आपको बोलेंगे इलॉजिकल है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लॉ की ड्राफ्टिंग में मिस्टेक हो जाती है। अब लॉ बनाने वाला भी है तो इंसान ही ना यार, कोई भगवान तो है नहीं, तो कभी कभी ड्राफ्टिंग में गलती हो जाती है, इस वजह से प्रोविजन इलॉजिकल होता है, वैसे नहीं होता, राइट? इसलिए याद रखना, जब भी लॉ पढ़ो तो लॉजिक को पहले हाथ में लेके चलो। यानी अगर आपको मैं ग्रेचुटी एक्ट पढ़ा रहा हूं तो आपका पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए कि हम ये एक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब इस एक्ट की जरूरत ही क्या है हमें, ये होता क्या है ग्रेचुटी? क्योंकि लॉ बनाए तो कोई ना कोई रीजन तो रहा ही होगा। तो पहले समझते हैं ग्रेचुटी क्या होता है। आज से 500 साल या 1000 या 2000 साल पहले क्या होता था? लोग स्वामी भक्त हुआ करते थे। स्वामी भक्त का मतलब है कि जहां नौकरी कर ली ना, अब मैं तभी यहां से छोड़ूंगा नौकरी जब मेरा हाथ पैर ही काम करने बंद कर दे। बाकी बीच में कोई मेरे को कितना ही बढ़िया ऑफर दे दे, मैं सेठ जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मतलब पूरी स्वामी भक्ति, डेडिकेशन होता था अपने काम के प्रति। राजा महाराजा के यहाँ काम कर रहे तो उनकी पूरी उम्र वही निकलती थी। अब रिटायर ही होंगे यहां से, जिस दिन हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे। उस जमाने में 60 साल 65 साल एज का तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं था। अब चूंकि एक आदमी ने आपको अपना पूरा जीवन दे दिया, 40 साल 35 साल 25 साल 50 साल जो भी उसने काम करा वो आपने आपको दे दिया। अब जब वो काम करने के लायक नहीं रहा, मतलब उसके हाथ पांव नहीं चल रहे, वो नौकरी से चला गया। अब वो क्या करे? आपने तो नौकरी से हटा दिया या वो छोड़ के चला गया, एज द केस में भी। लेकिन अब उसको खाना तो चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि नौकरी छोड़ दी तो अब रोटी खाने का मन कर देगा, तो अब उसका घर कैसे चलेगा? तो पहले जमाने में क्या करते थे, जो राजा महाराजा होते थे या जो मालिक होता था, मैं राजा महाराजा से चालू करता हूं, वो क्या करते थे, जब आपका रिटायरमेंट होता था या जब आप नौकरी छोड़ के जाते थे, उस समय आपको गिफ्ट के तौर पे कुछ देते थे। और गिफ्ट के तौर पे ऐसी कोई चीज देते थे जो जिससे आप फ्यूचर में इनकम कमा सको। समझ गए आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई ना वजीर है तो उसको एक पूरा राज्य दे दिया कि बेटा इस राज्य का तू राजा है, देश का राजा तो मैं हूं। इसको रियासत बोला जाता था उस जमाने में, कि एक रियासत तेरे नाम कर दी। अब रियासत अपने आप में एक छोटा देश है, इस रियासत में टैक्स लगाने का अधिकार तेरा, इस रियासत में एडमिनिस्ट्रेशन तेरा, जो भी तेरी इनकम होगी उसका एक हिस्सा राजा को दे देना, बाकी तेरा। तो भैया उस वजीर का अपना बढ़िया अपसेट हो गया मामला, एक रियासत का मैं क्या हो गया, रियासतदार हो गया। अब इस रियासत में मैं मेरे हिसाब से टैक्स लगाऊंगा, इस रियासत को मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, उसकी जो भी इनकम है उसका एक हिस्सा राजा जी को दे दूंगा, राजा जी ने तो दी तो उनको, और बाकी मेरा। तो मेरा घर चल रहा है। कोई छोटी रैंक का आदमी है, उससे नीचे की रैंक का आदमी है, तो उसको रियासत देने के बजाय एक गांव दे दिया,
और छोटा है तो उसको एक जगह दे दी, यहां खेती बाड़ी कर ले, राइट, एक खेत दे दिया 110 बीघा का, 5 बीघा का, यहां खेती करके, यानी कुछ ना कुछ एक ऐसा गिफ्ट देते थे जो गिफ्ट उसके बाकी के जीवन को चलाने के काम में आएगा। उसको नाम दिया गया ग्रेचुटी। और ये जरूरी भी है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में आदमी को घर तो चलाना पड़ेगा ना। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, लोगों में स्वामी भक्ति खत्म हो गई और मालिकों में ईमान धर्म खत्म हो गया। अब आज के टाइम पे अपने वर्कर की किसी को नहीं पड़ी। रिटायरमेंट के बाद ये कहां जाए, भाड़ में जाए, जिए मरे, मेरे क्या लेना देना। लेकिन अब वर्कर में भी तो वो डेडिकेशन नहीं रहा ना। आज आप नौकरी कर रहे हो, कल को कहीं से बढ़िया ऑफर आया, आप नौकरी छोड़ के चले गए। आप भी तो करते हो ना। लेकिन इसमें बेचारा वो एम्प्लॉय पिस गया जिसने लंबे समय तक काम करा। वो कह रहा है यार मैंने तो 15-20 साल दिए तेरे बिजनेस को या तेरे इस ऑर्गेनाइजेशन को, आज जब मैं चल जा रहा हूं, यहां से रिटायर हो रहा हूं या मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो मुझे बदले में क्या मिला। तो फिर एक प्रोविजन डाला गया कि भैया आपको किसी भी इंप्लॉय के जाने पर एक अमाउंट उसे देना पड़ेगा। वो तो जमाने गए जब आपको रियासत दे दें, गांव दे दें या जमीन दे दें, वो तो संभव है नहीं। तो हमने एक अमाउंट बता दिया कि भैया कोई भी इंप्लॉय अगर तुम्हारे यहां से छोड़ के जाता है लंबे समय तक काम करने के बाद, तो आप उसे एक अमाउंट के तौर पे कुछ देंगे, एक अमाउंट देंगे जो वो कैसे भी यूज कर ले। कैसे भी मतलब चाहे वो उसको इन्वेस्ट करके इनकम कमा ले, चाहे वो उससे मकान खरीद ले। हो सकता है अपनी नौकरी के दौरान बेचारा मकान नहीं बनवा पाया, किराए के मकान में रहता रहा। आपको जो भी कर रहा है, मतलब ये आपका पर्सनल फंड है, आपको जैसे मर्जी है वैसे यूज करो। हमने अब आपको फ्री कर दिया क्योंकि अब सैलरी तो तेरे को दूंगा नहीं। तू नौकरी छोड़ के जा रहा है या रिटायर हो रहा है या जो भी रीजन है, सैलरी तो नहीं मिलेगी। ये अमाउंट तू तेरे पास में रख, ये तेरे फ्यूचर सर्वाइवल के लिए है, राइट। अच्छा, अब इस प्रोविजन को अगर बाय चांस लॉ में नहीं डालते तो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी पे चलता, देता तो देता, नहीं तो नहीं देता। क्योंकि प्रोविजन जब तक होगा तब तक तो बाउंडेशन है, प्रोविजन नहीं है तो बाउंडेशन नहीं रहा। तो हमने लॉ में एक प्रोविजन डाला, इंसर्ट करा प्रोविजन कि भैया ग्रेचुटी देनी ही पड़ेगी, ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय जाता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, जाने का कारण क्या है ये मुद्दा नहीं है। जाने का कारण कुछ भी हो सकता है आपको नौकरी से निकाला गया हो सकता है आपकी उम्र हो गई, इस वजह से आपको, यार इनको जाके बोलना बाहर, यार रोज रोज ही बोलना पड़ता है यार। आप रुको एक मिनट, रुको। इतने सारे सक्षम लोग बैठे हैं, समस्या ये नहीं है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, समस्या बड़ी ये है कि जो और लोग बैठे हैं वो भी इस बात पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। दिख रहा है बगल में क्लास चल रही है, अब इतना तो यार, इतने समझदार लोग बैठे तो उनकी जिम्मेदारी कुछ तो बनती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? तीसरी बार आज बोलना पड़ रहा है, बताओ यार, रोज रोज एक ही बात को बोले अच्छा लगता है कि कोई? चलिए, तो अब चूंकि कंपल्शन करना जरूरी था क्योंकि बिना उसके अर्थ को कोई देता नहीं। एक्ट के प्रोविजंस जो है वो आपको बाउंड करते हैं, लीगली बाउंड कर देते हैं आपको। लीगली बाउंड कर देते हैं मतलब आप ऑप्शन नहीं रहा ना, वरना तो एम्प्लॉयर देखो कोई प्यार मोहब्बत से कोई नहीं करता यार। आप समझो, आप अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं यार एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है देना, नहीं, एम्प्लॉयर कह रहा हाँ ठीक है दे रहे, लॉ में प्रोविजन आ गया ना, अब आप लीगली बाउंड हो गए। और जैसे आप लीगली बाउंड हो गए तो अब काम हो जाएगा। लेकिन 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 कोई भी प्रोविजन या कोई भी लॉ सिर्फ एक व्यक्ति के फायदे को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉय के बारे में सोचा कि यार एम्प्लॉय को ग्रेचुटी, अरे एम्प्लॉयर का भी तो सोचो। एम्प्लॉयर कह रहा है यार ये मेरे यहाँ पे 2 साल तो काम करके गई, अब 2 साल में इसने कौन सी स्वामी भक्ति दिखा दी जो मैं इसको ग्रेचुटी दूं। ये तो 2-2 साल करते हुए 15 ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगी अपने 30 साल के जीवन में,
तो मैं ये तो 15 जगह से ग्रेचुटी ले रही है, मतलब क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। वो स्वामी भक्ति दिखा रही है क्या? उसने ऐसा कौन सा डेडिकेशन दिखाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैं इसके नौकरी से हटने पर इसको एक लमसम अमाउंट दूं? बात तो बिल्कुल सही है। आप लॉ में ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एम्प्लॉय के बारे में तो सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी, पर जब एम्प्लॉयर की हमने कहा नहीं, हम उसके लिए भी प्रावधान बनाएंगे कि भैया कोई एम्प्लॉय कम से कम इतने साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। कितने साल वो मैं आपको बताऊंगा। कम से कम इतने साल काम करे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं लीगली बाउंड हूं उसे क्या देने के लिए? ग्रेचुटी। अब बात थोड़ी समझ में आई, अब थोड़ा बैलेंस हुआ कि अगर एम्प्लॉय मेरे यहां पे मिनिमम इतने साल काम कर ले, 2, 5, 10 जो भी हम आपको पीरियड बताएंगे, तो फिर एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देने के लिए। बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? अब कितने साल काम करना पड़ेगा यह समझना पड़ेगा। दूसरा समझना पड़ेगा कि हमें ग्रेचुटी देनी कितनी है। एक तो कितने साल मिनिमम मैं काम करूं तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर से ग्रेचुटी मिलेगा। दूसरी बात, कितनी ग्रेचुटी आप मुझे दोगे। तीसरी बात, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए आपने मेरे को एक पीरियड बता दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 साल बता दिया आपने, उधर 5 साल ही पीरियड है इसके अंदर कि 5 साल आप मिनिमम काम करोगे तो ग्रेचुटी मिलेगी। अब एक आदमी अपने जीवन में कम से कम 30 से 35 साल नौकरी करता है, यानी अगर मैं आप 25 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट करोगे तो 60 साल तक आते आते 35 साल, थोड़ा लेट चालू करा 30 साल, तो 30 साल आदमी काम करता है। 30 साल में अगर मैं 5-5 साल का पीरियड लेते हुए 6 जगह काम करूं तो मतलब मुझे 6 जगह से ग्रेचुटी मिलेगी। यस, आपको 6 जगह से ग्रेचुटी मिलेगी, तो ये तो बढ़िया काम हो गया। हर 5 साल में नौकरी चेंज कर लेंगे, फिर सैलरी तो मिल ही रही है। हर 5 साल में अपन नौकरी चेंज कर लेंगे, और तो ये बात जो आपके दिमाग में आई या मेरे दिमाग में आई, अपन ये बढ़िया काम कर लेंगे, ये एक्ट बनाने वाले के दिमाग में भी आई होगी। उसने भी इस बात को ध्यान में रखा होगा कि ऐसे तो एम्प्लॉय मिसयूज करेगा। उसको भी इस तरीके से बनाया कि आप एक जगह 30 साल काम करो या आप 6 जगह 30 साल काम करो, 5-5 साल, ग्रेचुटी का अमाउंट लगभग बराबर ही आएगा। यानी आप सोच रहे हो कि हम ये लैपिंग का फायदा ले लें, नहीं मिलेगा। एक्ट ना बहुत सोच समझ के बनता है, एक्ट को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। कहा ना मैंने इसलिए शुरू में, लॉ में लॉजिक चलता है। तो हमें इस एक्ट में बेसिकली पढ़ना है कि आपको ग्रेचुटी अगर मिलती है तो कितनी मिलेगी। ग्रेचुटी का मीनिंग तो आपको समझ में आया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब आप नौकरी से, मैंने फिर आपको यहां याद दिला दूं, कारण जाने का क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निकाले गए, आप खुद छोड़ के गए, एज हो गई उसके बाद गए, या कोई और XYZ रीजन है, डेथ हो गई, तो यार डेथ उस आदमी की हुई, परिवार तो पीछे है, उसको तो सर्वाइवल चाहिए ना। उस आदमी का ही सर्वाइवल नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है। तो डेथ हो गई तो पीछे फैमिली तो है ही ना, उसका भी सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो हम लोगों को यहां पर यह समझना पड़ेगा कि आप किसी भी रीजन से जा रहे हो, रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन से गए तो उस केस में आपको क्या मिलेगी? ग्रेचुटी, अगर आपने मिनिमम उतने साल काम करा है जितने साल इस एक्ट ने बोला। एंड ग्रेचुटी इज लाइक अ गिफ्ट, राइट। इसका आपकी सैलरी से कोई वो अलग मिल रही है, वो तो खत्म हो गई बात, जिस दिन रिटायर हो जाओगे सैलरी मिलनी बंद, ग्रेचुटी मिलेगी। अच्छा, अब ये सवाल मत पूछना सर इस पर टैक्स लगता है नहीं लगता, क्योंकि टैक्सेबिलिटी पढ़ाना मेरा काम नहीं है, वो इनकम टैक्स का है। ग्रेचुटी एक्ट आपको ये नहीं बताता कि आपका टैक्स लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा, वो टैक्स इनकम टैक्स का काम है, वो मेरा नहीं है। सो डोंट आस्क मी एनी सिली क्वेश्चन relating or regarding taxability of gratuity. That is somewhat a different provision. Okay, gratuity act में बस gratuity मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसको लेकर प्रावधान है। यहां तक कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, आ जाए। देखो क्या प्रोविजन है ग्रेचुटी एक्ट 1972 का। पहले ग्रेचुटी का मीनिंग बताया, बेसिकली इट इज अ गिफ्ट और अमाउंट गिवन ऑन रिटायरमेंट टू एम्प्लॉय फॉर हिज फ्यूचर सर्वाइवल। अब यहां पर एक वर्ड यूज किया गया रिटायरमेंट। बेटा इस रिटायरमेंट वर्ड पे फोकस मत करना, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब वो नहीं होता जो अब तक आप समझते रहे, राइट। दूसरी बात, आप ये भी मत बोलना कि सर ये आपने रिटायरमेंट लिखा, अभी तो आप कह रहे थे डेथ पे भी होता है। ये लॉ की प्रोविजन नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। लॉ तो अब इसके आगे से चालू होगा, जो ब्लू लाइन लिखी है ना, ब्लू लाइन, वहां से लॉ चालू होगा। ये लॉ की लाइन ही तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एक सिंपली कि जब कभी भी कोई इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से जाता है तब उसे गिफ्ट के तौर पे जो अमाउंट दिया जाता है या कोई गिफ्ट दिया जाता है, वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आजकल अमाउंट ही होता है, उसे कहा जाता है ग्रेचुटी एक्ट। एंड बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इट बिकम्स कंपल्सरी टू पे द ग्रेचुटी। आपको देना पड़ेगा।
लेकिन लॉ ने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कब देनी है, कौन लायबल है ग्रेचुटी देने के लिए, कौन लायबल नहीं है, कौन इंटाइटल है एंड ऑल, राइट। तो यहां से हम लॉ चालू करते हैं। ग्रेचुटी एक्ट 1972 क्या कहता है, देखो, एवरी पर्सन who is an employee of any organization, any person who is an employee of any of the organization is on which gratuity act is applicable, he is entitled to the gratuity। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है जिस ऑर्गेनाइजेशन पर ग्रेचुटी एक्ट लगता है, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेचुटी मिलने का अधिकार है। यानी नौकरी जब ज्वाइन करो ना, तब सोच समझ के ज्वाइन करना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, चेक कर लेना उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है या नहीं। सर, जस्ट लाइक अ पेंशन अमाउंट, नो, पेंशन इज टोटली डिफरेंट विद द ग्रेचुटी, सो प्लीज डोंट बी मिसलीड बाय ग्रेचुटी एंड पेंशन। आप कंफ्यूजन कर रहे हैं खुद को। ग्रेचुटी और पेंशन अलग अलग चीजें हैं। पेंशन का ग्रेचुटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ग्रेचुटी इज अ वन टाइम पेमेंट। वन टाइम मतलब जिस दिन आप रिटायर होंगे या ऑर्गेनाइजेशन से जाएंगे उसी दिन आपको मिल जाएगा, या उसी दिन की कैलकुलेशन होगी, बार बार नहीं मिलता। पेंशन इज अ काइंड ऑफ द अमाउंट व्हिच यू यूज्ड टू गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी मींस जो आपको थोड़ा 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 हर महीने मिलता है, उसको बोलते हैं ना पेंशन। तो पेंशन अलग है, ग्रेचुटी अलग है। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन तो बिल्कुल मत रखना कि जिसको ग्रेचुटी मिलेगा पेंशन नहीं मिलेगा, जिसको पेंशन मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपस में कोई, बेटा एक मिनट कंप्लीट कर लूं फिर। तो ग्रेचुटी और पेंशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बोलिए आप। ग्रेचुटी देना कंपलसरी है। अरे यार, एंटिटी के ऊपर एक्ट लगेगा तभी तो ग्रेचुटी देना कंपलसरी होगा, ये भी तो बोला है। प्रोविजन तो सुनो ना यार, आप रैंडमली प्रोविजन एक वर्ड के ऊपर फोकस करोगे तो कैसे समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि ग्रेचुटी देना कंपलसरी नहीं, मैंने ये कहा कि जिस एंटिटी में ग्रेचुटी एक्ट लगता है उसके अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एंटाइटल है, यही बोला ना। तो किस एंटिटी पे ग्रेचुटी, आप ये सवाल पूछो ना कि क्या सर सब एंटिटी पे ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, क्या हाँ नहीं लगता, नहीं लगता ग्रेचुटी एक्ट सब पे, लेकिन जिसपे लगता है वहां कंपलसरी है, तो वह कंपलसरी है, देना पड़ेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, समझे आप। इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि भैया जो भी, अब ऐसे तो कल को मेरे और ये डीसीसी है, अब यहां 4 एम्प्लॉय काम करे तो साला धंधा करूं बैठ के, ग्रेचुटी दूं मैं। ये तो समझो आप, आज अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है और दुकान है मेरी, और दुकान पे 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो क्या मैं ग्रेचुटी दूं? ऐसा है भैया, ये बिजनेस में लगाया ताला, नहीं करना बिजनेस, नहीं करना बिजनेस, क्योंकि जितना कमाऊंगा नहीं उतना तो तुम साले ग्रेचुटी में ले जाओगे। मतलब 5 साल में मैंने 10 लाख कमाया नहीं होगा और तुम 2 एम्प्लॉय रिटायर, लगा दो ग्रेचुटी एक्ट, लगा दे क्या? नहीं लगा सकते ना। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस एंटिटी पे ग्रेचुटी एक्ट लगता है, नहीं लगता है। जिस पे लगता है उसको देना कंपलसरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आप किसी एंटिटी को ज्वाइन करें तो आप पहले ये चेक करें, क्वेश्चन पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछते समय आप सोच समझ के सवाल पूछें, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ा सा पोलाइटली सवाल, पोलाइटली, ये तरीके से नहीं पूछना है। अभी तो आपने कहा था ग्रेचुटी लगेगा, सवाल पोलाइटली, आराम से पूछो सवाल, थोड़ा सा हम्बलनेस के साथ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आगे ध्यान रखो। तो एवरी पर्सन हु इज एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच ग्रेचुटी एक्ट इज एप्लीकेबल इंटाइटल टू द ग्रेचुटी। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को छोटे से बॉक्स में बंद करा है। क्यों बंद करा है? क्योंकि नीचे ये समझाया गया है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। इवन एम्प्लॉय का मीनिंग भी डिफाइन है, बट वो हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं जिसपे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, उसको आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। लेकिन वो और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। कौन सा? जैसे बताया ना 5 साल वाला, तो करना पड़ेगा यार। आप 2 दिन काम करोगे और आप बोलोगे ग्रेचुटी दे दे, तो अब इस लाइन का ये मतलब मत निकाल लेना कि सर ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट लगेगा वहां ग्रेचुटी देना ही पड़ेगा, करेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्योंकि हर एम्प्लॉय को देंगे तो मर जाएगा एम्प्लॉयर बेचारा। क्लियर? अब देखते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं? देखो बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोली, एक बात, लॉ में सबका ध्यान रखना पड़ता है, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी। ऐसे नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय के बारे में सोचा कि उसको तो अच्छे अच्छे फायदे हो, मर जाएगा एम्प्लॉयर बेचारा। इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन को हमने ग्रेचुटी एक्ट से बाहर रखा कि भैया आपके ऊपर नहीं लग रहा, आपको नहीं देना। तो हम आपको लिस्ट बताते हैं, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर कवर्ड
अंडर द ग्रेचुटी। कौन कौन से कवर्ड है देखो, अब आप ध्यान से देखना, मोटा मोटी लगभग सारे आ जाएंगे, लगभग। सी, फैक्ट्री, ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड वो जगह होती है जहां से जमीन में से तेल निकाला जाता है, जैसे बाड़मेर में तेल, रिफाइनरी नहीं, रिफाइनरी एक अलग चीज होती है। ऑयल फील्ड मतलब जहां से जमीन से तेल निकाला जा रहा है। अब रिफाइनरी भी वहीं लगी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिफाइनरी अलग भी हो सकती है, ऑयल अलग जगह से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। माइंस, रेलवे कंपनी, प्लांटेशन एंड पोर्ट, इसको लेकर एक स्पेशल प्रोविजन है कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई कंपनी प्लांटेशन एंड पोर्ट के काम में एंगेज है, पोर्ट मतलब सी पोर्ट और एयरपोर्ट, सी पोर्ट समझते हो, बंदरगाह, एयरपोर्ट तो जानते ही हैं सब, तो सी पोर्ट या एयरपोर्ट यानी पोर्ट या प्लांटेशन के काम में जम्मू एंड कश्मीर में हो तो एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर बाकी कहीं पर हो तो लगेगा। अब सवाल है जम्मू एंड कश्मीर वालों को क्यों रिलैक्सेशन दे दिया? जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग एक प्रावधान है, दो अब तो अलग नहीं रहा, लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर को अभी भी कुछ एग्जाम्पशंस मिले हुए हैं, मतलब धारा 370 हटने के बाद भी कुछ प्रोविजंस में अभी तक जम्मू एंड कश्मीर को रिलैक्सेशन है। उसी की वजह से आज भी यदि कोई कंपनी जम्मू एंड कश्मीर में प्लांटेशन एंड पोर्ट का काम करती है तो उस कंपनी को आज भी एग्जाम्पशन है कि उसको अपने एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जिस दिन तक वो एग्जाम्पशंस चलेंगे वो चलेंगे, उसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूं, वो तो जब चलेंगे तब चलेंगे, राइट। बाकी अगर कहीं पर भी कोई आप प्लांटेशन या पोर्ट का काम करते हो, जैसे आज जयपुर में एयरपोर्ट है, अडानी के पास आ गया, भाई साहब पोर्ट वाला काम है तो आपके एम्प्लॉय रिटायर होंगे, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास में। लेकिन अगर यही एयरपोर्ट कश्मीर में तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। और शॉप, कोई भी शॉप, मतलब छोटी शॉप, आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा, रुको अभी पूरा होने के बाद सवाल पूछना। कोई भी शॉप, डीमार्ट शॉप ही है, डीमार्ट शॉप है, बिग बाजार शॉप ही है, बंद हो गया, अब खैर कोई बात नहीं। रिलायंस, ये बाहर दुकान है, ये भी शॉप है, कचौरी समोसे वाले की दुकान है, ये शॉप तो है ही, क्या इसको भी ग्रेचुटी देनी पड़ेगी? हाँ, अभी तक, जब तक पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ा रहा हूं। आगे देखो, एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड एंड यूनियन, क्लब, सर्कस इंडस्ट्री। आप ध्यान से देखेंगे लगभग सारे आ गए, क्योंकि बच्चे कुछ किसमें आ गए? शॉप में। लेकिन ये तो गलत बात हो गई, आपने सबको कवर करा, ये तो अच्छी बात है, पर इसमें तो छोटे बड़े सारे आ गए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ सच ऑर्गेनाइजेशन हैज 10 और मोर एम्प्लॉइज, यानी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन इनमें कहीं फॉल कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, और अगर उसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ही आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगेगा, वरना नहीं। इसका मतलब बाहर कचौरी समोसे वाले की दुकान ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आती, क्योंकि कितने लोग काम करते हैं? 5, समझ गए आप। नीचे सलून नहीं आता क्योंकि उसमें 4 लोग काम करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, वैसे शॉप है लेकिन एम्प्लॉय कितने? 4, ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगेगा। जिस दिन एम्प्लॉय हो गए ना 10, उस दिन ग्रेचुटी एक्ट लगने लग जाएगा, इसलिए 10 से ऊपर कभी लेके जाते ही नहीं। यहां जरूरत पड़ती है CA-CMA की, यहां एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है। जो लोग अपने CA-CMA को नहीं रखते ना, पैसा खर्च हो जाएगा एडवाइस, यहां जरूरत पड़ती है। तुमने कर लिया 11, क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एक बार अगर एम्प्लॉय 10 हो गए तो भाई साहब फिर एक्ट नहीं हटेगा, फिर तो एक्ट विल कंटिन्यू टू अप्लाई। यानी वंस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देखो लिखा है इफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज 10 और मोर एम्प्लॉइज, हाउएवर वंस एम्प्लॉय एक्सीड 10 will start, this act will start to apply and continue to apply even number of employees decreases 10। तो जिस दिन नीचे कचौरी समोसे वाले की दुकान में 10 की जगह कितने एम्प्लॉय हो गए? 11, तो ग्रेचुटी एक्ट लगेगा भाई, ग्रेचुटी एक्ट लगेगा। और लग गया, अभी तेरे 9 हो या 8 हो, ग्रेचुटी एक्ट तो लगेगा। आई बात समझ में? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए मैंने आपसे कहा था 2 मिनट रुकना पड़ेगा, तो हर छोटी दुकान आएगी नहीं, बहुत सारी छोटी दुकानें मर जाएंगे बेचारे, वो 10 एम्प्लॉय हो गए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा नहीं रहा। अब आपके मन में 2 आ रहे होंगे सवाल। पहला सवाल तो ये कि सर मान लो हमारे यहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय, लेकिन धंधा उतना अच्छा नहीं चल रहा, नुकसान हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, उससे गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपके मन में सवाल आ रहा होगा हाइपोथेटिकल, सर हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे ना 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, नहीं देते वो ग्रेचुटी। आपने नहीं देखे आपने, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, पता नहीं है आपको कि वो ग्रेचुटी देते हैं नहीं देते, सिर्फ आपने सुना है यहां वहां से, राइट। क्योंकि आज तक आपको ग्रेचुटी पता ही कहां था, तो आपको ये कैसे पता होगा। लेकिन मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं, क्या करना, एम्प्लॉय मत रखना। जैसे ये DCC है, आप यहां काम करने वाले लोग देखेंगे तो कितने सारे हैं, 10 से ऊपर ही जाएंगे, राइट। लेकिन 10 से ऊपर एम्प्लॉय नहीं है, हम एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते,
हम क्या कहलाते हैं, हम प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं और हमें हर महीने सैलरी नहीं मिलती। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कंसल्टेंसी फीस। तो हम एम्प्लॉय है ही नहीं। और जो बंदा एम्प्लॉय की, अब ऊपर वाली लाइन में वापस आओ, हमने क्या लिखा था, एवरी पर्सन हु इज एम्प्लॉय, यानी खाली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से मतलब नहीं है। आप अगर एम्प्लॉय के एम्बिट में आते हो तो ही ग्रेचुटी मिलेगा। आप देख लो 90% लोग सिक्योरिटी गार्ड बाहर की एजेंसी से बुलाते हैं, एम्प्लॉय नहीं रखते। आजकल सबने ये सिस्टम चालू कर दिया, सिक्योरिटी गार्ड अपना रख लोगे तो एम्प्लॉय बन जाएगा, बाहर की एजेंसी से बुलाओ। उस एजेंसी को पैसा दे रहा हूं मैं, गार्ड को पैसा दे ही नहीं रहा, एम्प्लॉय है ही नहीं। डीसीसी में काम करते होंगे 15 लोग, 15 में से 9 लोग क्या काम करते हैं, 8 लोग क्या काम करते हैं, कंसल्टेंट। वी आर द एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर, गेस्ट फैकल्टी। समझ गया मेरी बात? तो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने से कम रहे, ग्रेचुटी एक लगेगी ही नहीं। सब चीजों का प्रावधान, ये इसको बोलते हैं लॉ की अंडरस्टैंडिंग, तब प्रोविजन लगता है। अब इसका मतलब हमें यह पढ़ना पड़ेगा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कौन आता है? हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कल को तो आप, मैं एम्प्लॉयर हूं, तुम सब मेरे यहां काम कर रहे हो, कितने लोग हो गए, 10-15 लोग हो गए, तो ग्रेचुटी एक लग गया। अब मैंने मना कर दिया, नहीं मानता मैं आपको एम्प्लॉय, तो ये तो आपके साथ चोट हो गई। या आप अपने आप को एम्प्लॉय मान रहे हो और मेरे को फोर्स कर रहे हो ग्रेचुटी, जबकि मैंने तो माना नहीं कभी एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। तो प्रोटेक्शन तो होना चाहिए ना यार, दोनों का क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना लॉ में। तो लॉ ने बोला भैया हम बताएंगे, जो व्यक्ति इन क्राइटेरिया को पूरी करेगा उसी को एम्प्लॉय मानेंगे, और अगर इन क्राइटेरिया को पूरे करने वाले लोग 10 से ज्यादा हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन उस वाली लिस्ट में आ रहा है, तो भाई साहब ग्रेचुटी एक लगेगा। ग्रेचुटी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रेचुटी तो देनी ही पड़ेगी। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत अगर है 1% भी तो सवाल पूछ लो। हाँ, एक ये वाला मत पूछो, क्योंकि एक बार एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ा दूं, फिर शायद आपका सवाल आप अच्छे से पूछ पाएंगे, है ना। एम्प्लॉय की डेफिनेशन पहले पढ़ ही लेते हैं, काम करते हैं, फिर आपका सवाल शायद आप क्लैरिटी से पूछ पाएंगे। एम्प्लॉय में कौन आता है? एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस और सैलरी। अगर आप वर्कर है तो वेजेस बोलो, सैलरी उससे हमने, क्यों, लॉ में एक बड़ी अच्छी चीज है, क्या मालूम है? कर्मचारी के काम के हिसाब से कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, काम के हिसाब से। यानी बंदा चाहे फैक्ट्री में वर्कर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कंपनी का हो फाइनेंस हेड, चाहे सीईओ, बराबर ही ग्रेचुटी का अमाउंट कम ज्यादा होगा, क्योंकि वो सैलरी के हिसाब से मिलेगा। अब यार जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ और जिसकी सैलरी 5,000 पर मंथ है, दोनों को ग्रेचुटी बराबर तो नहीं दे सकते ना यार, लेकिन हम देंगे दोनों को, अगर वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है तो। करेक्ट? तो एक्ट ने क्या लिखा? एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस या सैलरी, हुज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। अभी इंप्लाइड पे फोकस मत करना, अलग से समझाऊंगा। टर्म्स ऑफ आपके जो अपॉइंटमेंट है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब जिस समय आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है, क्या काम करना है, क्या टाइमिंग रहेंगे तुम्हारे, तनख्वाह तुम्हारी क्या रहेगी, बेनिफिट तुम्हें क्या मिलेंगे, छुट्टियां तुम्हें कितनी मिलेंगी, ये सब उसमें लिखा रहता है। इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस या सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, जैसे हम वेजेस सैलरी नहीं मिलती हमको, डीसीसी से सैलरी नहीं मिलती, वेजेस क्या मिलती है, कंसल्टेंसी फीस, तो हम तो पहली ही लाइन में एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर हो गए ना, क्योंकि हमें क्या नहीं मिल रहा, वेजेस एंड सैलरी। इफ एनी पर्सन इज वर्किंग फॉर वेजेस हुज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बकायदा आपको लिख के दिया है, यानी आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है, लिख के दिया अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको साइन करके दिया है, ठीक है। फॉर डूइंग, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, काम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ द वर्क, वेदर मैनुअल, टेक्निकल, अदरवाइज, कोई भी काम, लेकिन काम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। समझे? अभी देखो एक एक करके समझाता हूं। यदि मान लीजिए आपने, मैं कंपनी का मालिक हूं, कंपनी का मालिक, बिजनेस का मालिक मैं हूं, मैंने एक ड्राइवर रखा है जो मेरे लिए काम करता है, माइंड द वर्ड, फैक्ट्री के लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरी गाड़ी चलाता है पर्सनली। तो एहसान थोड़ी कर रहे हो आप बिजनेस पे, मैंने अपना ड्राइवर रखा तो मैंने क्या बिजनेस पे एहसान करा क्या? तो फिर वो बिजनेस के लिए काम कहां कर रहा है बताओ मुझे। आप कहोगे सर वो आपको फैक्ट्री छोड़ के आता है, अरे तो वो मेरा फैक्ट्री तक जाना मेरा काम था, बिजनेस का काम नहीं था कि मुझे घर से उठाकर फैक्ट्री तक लेकर आए। मालिक है तो क्या आना ही पड़ेगा, तो घर से बिजनेस तक लाने और छोड़ने का काम क्या बिजनेस की जिम्मेदारी? क्या बचपन में पढ़ा ना, बिजनेसमैन टू सेपरेट एंटिटी।
तो मालिक को तो क्या, ऑफिस तो और एम्प्लॉय आते हैं, आपको भी आना पड़ेगा, और घर जाते हैं आपको भी जाना पड़ेगा, वो भी अपनी साधन से आते हैं, आपको भी। अब आपने अपने साधन के लिए अगर ड्राइवर रख लिया तो वो बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं बना, उसकी सैलरी वाले वहां से जारी होगी, समझे आप? तो वो मेरी, जो मुझे पैसा मिलता है ना, मेरे प्रॉफिट में से कटेगा वो, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट मेरा था। मैं घर ले जाता, फिर सैलरी देता, वहां से दे दी तो मेरे पास कम होकर आएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास से गया ना। तो वो बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ही इज डूइंग एनी वर्क बट ही इज नॉट डूइंग वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको नहीं मान सकते। समझे आप मेरी बात? नहीं समझ में आई बात? अरे हाँ या ना बोलो। लेकिन अगर मैंने मेरे कंपनी के सीईओ को ड्राइवर दे रखा है, अब माना जाएगा, क्योंकि वो सीईओ का ड्राइवर नहीं है, वो तो मेरी कंपनी में जॉब करता था। मैं उसको बोलूंगा ना सीईओ के ड्राइवर ही कर, तो सीईओ की करेगा। कल मैं बोल दूंगा ना बेटा आज से सीईओ की नहीं करनी, सीएफओ की करनी, तो वो कल से सीएफओ की करेगा। वो सीईओ की ड्राइवरी नहीं कर रहा है, हम बोल रहे हैं, बिजनेस कह रहा है। ये आ गई हमारी कंपनी में सीईओ बनकर, इसने कहा सर मैं लूंगी महीने के 10 लाख रुपए और प्लस मेरे को गाड़ी और ड्राइवर चाहिए, वरना नहीं आती, दूसरी कंपनी में जा रही हूं। अब देना पड़ेगा यार। अब इसको गाड़ी कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है। इसको ड्राइवर कौन दे रहा है? तो जो ड्राइवर हम इसको दे रहे हैं वो किसका काम कर रहा है? बिजनेस का। कल को ये नौकरी छोड़ देगी तो क्या ड्राइवर अपने साथ ले जाएगी क्या? ये तो यही रहेगा ना। क्यों? क्योंकि कंपनी का, अब मेरा ड्राइवर मेरा पर्सनली काम कर रहा था। आप फर्क समझ पा रहे हैं? इसलिए ये चेक करना, काम क्या कर रहा है ये मुद्दा नहीं है, किसके संबंध में होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। एक बात ऊपर वापस चलो, क्या लिखा? हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस एंड सैलरी। आपको फोकट में नहीं रखा गया, ये मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया। तीसरा क्या लिखा बीच में? उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो ऐसे तो कल को रास्ते में चलते हुए कोई भी आकर बोल देगा कि मैं भी रिलायंस का एम्प्लॉय हूं, मुझे भी क्या दो, सैलरी ग्रेचुटी दो, राइट? मैं ही बोल दूं आकर आज मैंने डीसीसी में 10 साल काम कर लिया, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि मैं तो किस पर काम कर रहा हूं? अब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए नहीं कभी। अब मैं भाई साहब 10 साल बाद आ गया, मैंने कहा मुझे ग्रेचुटी दो, मैंने इनके यहां पे 8 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ी। एम्प्लॉय का, मैंने कहा बताओ मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, ये आप प्रूफ करो। मैंने तो 10 साल काम करा है, हर महीने अकाउंट में पैसे डाल रहे हो आप प्रूफ करो कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। मैंने तो कर दिया प्रूफ। अब भाई साहब फंस गए, आप तो ये तो फंसने के काम हो गए। तो हमने कहा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए। एक्सप्रेस का मतलब रिटर्न नहीं है, एक्सप्रेस का मतलब क्लियर होने चाहिए, चाहे आपके मेल पर आए हो, ओरली हो, व्हाट्सएप पे आए हो, रिटर्न में हो। एक्सप्रेस्ड मतलब जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं। समझ गए आप? तो 3 चीजें हम एम्प्लॉय किसको मानेंगे? कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, करेक्ट, वेजेस मिल रही है, जिसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक्सप्रेस्ड है। समझ गया मेरी बात? तो उस केस में उसे एम्प्लॉय माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं करता लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में है, उसे एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। जैसे हम नहीं आते, क्योंकि हम पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, है ना? ड्राइवर है, पर्सनल ड्राइवर है, नहीं आएगा। मालिक का पर्सनल ड्राइवर भी नहीं आएगा, बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा। कंपनी का, डीसीसी का ड्राइवर आएगा, अगर डीसीसी के पास गाड़ी है, डीसीसी की अपनी गाड़ी है, उसमें ड्राइवर है, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो डीसीसी, हाँ बिल्कुल आएगा। कंपनी में अगर ट्रक है, कंपनी के नाम से ट्रक है, माल यहां वाले जाने के लिए, उसका ड्राइवर है, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अगली बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब आप सवाल पूछ सकते हो। क्या मंगवाया? हाँ, वो एजेंसी का मैटर है। एजेंसी उसको ग्रेचुटी देना दे, वो एजेंसी जाने, क्योंकि एजेंसी का तो एम्प्लॉय है, एजेंसी को देना पड़ेगा, एजेंसी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बंदा आ रहा है वो मेरे यहां काम कर रहा है। कल को एजेंसी बोलेगी बेटा आज यहां नहीं जाना, आज रावत मिष्ठान भंडार पे जाना है, तो वो तो वहां जाएगा, तो किसकी नौकरी बजा रहा है? तो एजेंसी वाले को देनी पड़ेगी ग्रेचुटी, 5 साल अगर वहां काम कर लेगा तो। और मालिक आपसे काम कहीं भी करा सकता है, उसमें यह कंडीशन नहीं लगाना है कि काम उसी जगह करे, जैसे एजेंसी में। अब यार उसमें जो गार्ड है वो तो अलग अलग जगह जाते हैं, उनका काम ही ऐसा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कल को कंपनी, वो एजेंसी ये नहीं कह सकती कि यार तुम हमारे यहां तो एक भी दिन नहीं रुके। अरे तो तुमने रुकने कहां दिया? तुम भी तो मेरे को यहां वहां भेजते थे यार, तो तुम जहां बोलोगे वहीं काम करूंगा। तो ये कंडीशन, प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक बात और, उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए?
एम्प्लॉइज कौन से वाले, जो ये तीनों कंडीशन पूरी करते हैं, राइट। इसीलिए आप देखोगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिखेंगे जिनमें ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता ना। 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है फिर भी नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने आधे से ज्यादा लोगों को तो एम्प्लॉय माना ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहे। किसी को कंसल्टेंट दिखा रखा है, किसी को एडवाइजर दिखा रखा है, किसी को लेबर मंगा रहे तो बाहर से मंगा रहे हैं, एजेंसी के थ्रू मंगा रहे हैं, उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, और बोलो। हाँ, कोई एम्प्लॉय, हाँ ठीक है, बहुत एंड का सवाल पूछ रहे हो आप, ये ग्रेचुटी एक्ट के एंड में पूछेंगे तब की बात है। ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो 10 साल काम या 12 साल, मतलब 5 साल से ऊपर काम कर लिया, ग्रेचुटी भी बन गई, लेकिन एंड में कांड करके चला गया, चोरी वोरी कर ली, तो अभी भी ग्रेचुटी देंगे क्या? ये तो हम बात तब करेंगे जब हम ये सब चीजें फाइनल कर चुके हों कि ग्रेचुटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, पे कर, जब पे करने की बारी आएगी, ये तब का सवाल है, बहुत आगे जाके आएगा, अभी रुकना पड़ेगा। ठीक, नहीं इसका आंसर मैं दूंगा ही नहीं अभी, मैं आज घर से पढ़ के ही नहीं आया प्रोविजन, कैसे दूं? अब मेरे को आज जितना पढ़ाना था उतना ही मैं पढ़कर आया, अब तुमने सवाल पूछ लिया एक्ट के एंड का, मेरे को आता नहीं, मैं गलत जवाब दे दूंगा ना फिर। तो साफ बोल दिया मैंने, मैं आज पढ़ के ही नहीं आया, ये प्रावधान ही नहीं पढ़ा मैंने, आज आता ही नहीं है, मैं कल स्टडी करूंगा अगली जब क्लास में तब बताऊंगा। ठीक है, हाँ वो ये वाला रह गया ना हमारा एम्प्लॉयड वाला भी, उसकी बात करेंगे, वो तो बाकी है ना अभी, एम्प्लॉयड वाला बाकी है बेटा, एम्प्लॉयड वाला बाकी है अभी, अरे एम्प्लॉयड वाला बाकी है बेटा, रुक जा, थम तो सही, कह तो रहा हूं एम्प्लॉयड बाकी है, अरे बता रहा हूं मेरे बेटे, बता रहा हूं, सबर यार, सबर तो रख, हाँ आने दे, सवाल तूने अच्छा पूछा, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल तो रहा हूं, 3 बार बता रहा हूं अभी, यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे, चले। अब जो समस्या का विषय है वो क्या आता है, एम्प्लॉयड, इससे आपके वो जो तीनों डाउट है वो इसी में सॉल्व हो जाएंगे तीनों। अभी ध्यान सुनना आप, ये भी मेरी एम्प्लॉय है, ये भी मेरी एम्प्लॉय है, इसको तो मैंने बकायदा, क्या नाम बेटा आपका? वंदना, अनु। अब वंदना को मैंने दोनों सीएम है, दोनों को असिस्टेंट मैनेजर रखा, वंदना को मैंने बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जिसमें लिखा है मिस वंदना हैज बीन अपॉइंटेड एज assistant manager in our company in accounts and finance department, her salary will be 35,000 या 40,000 per month और she has been appointed, ये आपके टाइमिंग रहेंगे ऐसे। अनु कोई नोन है, अपने रिलेटिव में है या नोन है, ये आई, इसको भी मैंने रखा नौकरी पे सेम डे। अरे मैंने कहा तू तो यार घर की बच्ची है, तू काम कर आराम से, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, सेम नेचर ऑफ वर्क, सेम डेजिग्नेशन, सब कुछ सेम, सैलरी भी सेम। अब ये भी गुड फेथ में काम कर रही है कि यार कोई बात नहीं, दूर के चाचा जी तो है, ठीक है चलो, चल रही बात समझ। अब 8 साल की नौकरी के बाद, अच्छा टाइम से सैलरी दे रहा हूं मैं इसको, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी दे रहा हूं और बिल्कुल नेचर ऑफ वर्क सेम है। अब ये बात मैं बार-बार इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस तो क्या है, एक्सप्रेस्ड, साइन है या लेटर बना हुआ है, जरूरी नहीं है साइन हो बट लेटर है, मेल पे भेजा तो मेल वाले में साइन नहीं होता, पर मेल पर आया ना तो ऑथेंटिकेटेड ही है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। मेल पे लेटर आता है ना तो उसमें किसी के साइन नहीं, पर मेल पर आया है, कंपनी ने अपनी मेल से भेजा है, कंपनी थोड़ी ना कोर्ट में जाके बोल देगी साइन तो किया ही नहीं था हमने, अरे आपने मेल से भेजा है भाई, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, डोंट वरी अबाउट दैट, सिग्नेचर इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आज के टाइम पे आप सिग्नेचर लेके बैठे रहोगे तो हो लिया बिजनेस कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे कौन हाथ से लेटर बना बना कर भेजता है यार, गए जमाने 20 साल पहले गए, मेल का जमाना है। और आप देखो लेटर पे लिखा हुआ आता है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, हेंस सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड मेल, हेंस ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ आता है। अरे बैंगलोर की कंपनी, तो मैं क्या बैंगलोर चक्कर ही लगाता रहूंगा क्या यार, पहले तुमने इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर तुमने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलाया, फिर मैं नौकरी, यही थोड़ी करता रहूंगा यार। ऑनलाइन इंटरव्यू दे दिया, कंपनी ने मेल से भेजा सर ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, नीचे सिग्नेचर नहीं, क्या लिखा है, इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड लेटर, सिग्नेचर नॉट रिक्वायर्ड, ऑथेंटिकेटेड है, चिंता की कोई बात नहीं, एक्सप्रेस्ड है। लेकिन समस्या यहां हो गई, इंप्लाइड नहीं है। अब 8 साल बाद ये दोनों नौकरी छोड़ के जा रही है, इसको तो ग्रेचुटी देनी पड़ी। मैंने सुना काय की ग्रेचुटी, काय की ग्रेचुटी, बोलो सर एम्प्लॉय हो, मैंने काय के एम्प्लॉय, तेरे टर्म्स ऑफ कंडीशन है कहां, बोलो सर आपका ऐसे नहीं देता। अब बेचारी ये तो फंस गई यार बुरी तरीके से। तो कोर्ट, लॉ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है, लॉ सबके साथ जस्टिस करता है। लॉ ने बोला बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड ना होकर
इंप्लाइड है। इंप्लाइड कैसे निकाला? सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रही है, सेम सैलरी पे काम कर रही है, सेम नेचर ऑफ वर्क कर रही है, ये इंप्लाइड है, माना जाएगा दैट शी इज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय। हां, अगर ये एजेंसी के थ्रू आती तो हम नहीं मानते, तो फिर होता ना एविडेंस, या हमने इसको एज अ कंसल्टेंट रखा होता तो भी मान लेते। तो फिर कंपनी को कोर्ट के, ये कोर्ट में गई, कोर्ट कंपनी से पूछेगा भाई तुम इसको एम्प्लॉय नहीं मान रहे, चलो मान ली तुम्हारी बात, तो फिर क्या मान रहे हो बताओ? बोले सर हम कुछ नहीं मान रहे। तो फिर 8 साल तक सैलरी झकमराने के लिए दी थी क्या? किस चीज की सैलरी दी फिर? अरे कुछ तो प्रूफ करोगे। कंपनी को मौका मिल रहा है, कोर्ट कंपनी से पूछे कि नहीं मान रहे एम्प्लॉय, बता क्या माने, कंसल्टेंट माने, तो बता तुमने कहां लिखा कि शी हैज बीन अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट? ये तो नहीं लिखा। कंपनी कह रही, कोर्ट कह रहा है तुमने इसको एजेंसी के थ्रू हायर किया क्या? तो बताओ कौन सी एजेंसी के थ्रू? एजेंसी के थ्रू भी हायर नहीं करा। अब फंस गए आप, अब फंस गए। अब कोर्ट क्या करेगा? बोले जो काम ये कर रही थी वैसा ही काम दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहा है, सेम सैलरी पे कर रहा है, सेम डेजिग्नेशन है, तो हम ये मान लेंगे कि इसके टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है? एक्सप्रेस्ड ना होकर इंप्लाइड है। मौका दिया ना कंपनी को प्रूफ करने का, करते आप प्रूफ, नहीं कर पाए ना, इंप्लाइड। तो चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, लॉ आपको बचा लेगा। और ये जस्टिफिएबल भी है ना यार, देखो इसमें किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हुआ, हमने कंपनी को मौका तो दिया ना। ये तो कंपनी नहीं कह सकती सर आपने बिना, हमने बोला प्रूफ कर दो, तो इसको बोलते हैं इंप्लाइड। अब आप सवाल पूछो। सेम सैलरी ना हो तो कोई बात नहीं, सेम डेजिग्नेशन है, सेम नेचर ऑफ वर्क है, सैलरी में डिफरेंस होता है कभी कभी, ये एक्सपीरियंस है वो नहीं है, राइट? तो इसके बराबर का कोई तो होगा, इस डेजिग्नेशन पे कोई भी नहीं है, तो आपने ये तो फिक्स कर ही रखा होगा इस डेजिग्नेशन पे सैलरी क्या होती है, ये तो कंपनी ने फिक्स करके रखा होगा। हाँ, बिल्कुल माना जाएगा, इसी के लिए एम्प्लॉयड लगा है। बहुत सारे लोग चालाक करते क्या ना, इनकम टैक्स में प्रोविजन है, मैं मजेदार बताता हूँ। हमारे इंडिया में क्या ना, सारे लोग डेढ़ होशियार है, समझते अपने आप को डेढ़ होशियार। बैंक में आप 50,000 से ऊपर कैश जमा कराते हो तो पैन लिखना पड़ता है। कैश अगर आप 50,000 से ऊपर जमा कराओगे तो पैन, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर नहीं होता है, पैन होता है खाली। हम डेढ़ होशियार है ना, तो हम पैन नंबर बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, नंबर। तो पैन नंबर नहीं होता, खाली पैन होता है, तो पैन देना पड़ता है। कारण जैसे आप 50,000 से ऊपर जमा कराते हो तो इनकम टैक्स वालों को, सॉरी बैंक वालों को इनकम टैक्स की एक लिस्ट भेजनी होती है हर महीने, उसमें वो लिख के देते हैं लिस्ट में कि इस महीने किस किस ने अपने अकाउंट में 50,000 से ऊपर जमा कराया। अब ये प्रोविजन बना हुआ है, देना पड़ता है। अब चूंकि आप बैंक में जमा कराने गए 50,000 का, सर पैन लिखो, पैन नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको चिंता हो गई, इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा, तो आपने कितने जमा कराए? 49,000। अब देखो डेढ़ होशियारी, कल फिर 49,000 जमा कराऊंगा। इनकम टैक्स वाले तो बेवकूफ है, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको जमा तो 98 कराने थे, लेकिन 50,000 से ऊपर पैन देना पड़ता है, इसलिए आपने 2 दिन में 49 कराए, और वो आपको छोड़ देंगे बिकॉज आपने 50 जमा नहीं कराए और आप खुश हो रहे हो। पागल इनकम टैक्स वाले, बेवकूफ है, इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि 2 दिन अगर कोई आदमी 49 जमा करा रहा है, देन ही वांटेड टू डिपॉजिट 98,000 ऑन द फर्स्ट डे, बट ही डिड नॉट डिपॉजिट बिकॉज पैन नंबर देना था, पैन देना था, सॉरी, राइट? समझ गए? वो पकड़ लिया आपको, आ गया नोटिस, या जो भी करना था उनको। तो आप सोचो कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने सोचा इनको ना लेटर नहीं देता हूं, ओरली बोल देता हूं, बेटा आप अपॉइंटेड हो, ठीक है, कल से काम पर आ जाओ। ये पिक्चर में होता था पुराने वाले में, ठीक है, कल से काम पे आ जाना, कल से काम पे आ जाना नहीं कह रही, गुरुजी लेटर दे दो, काम पे आ जाना, काम पे आ जाना क्या। और अगर ऐसा कर भी दिया तो भी इंप्लॉयड माना जाएगा। या तो फिर प्रूव करो कि ये एम्प्लॉय ना होकर कंसल्टेंट है या विजिटिंग है, तो दिखाओ ना कहां है कहीं नहीं, एजेंसी के थ्रू दिखाओ, वो भी नहीं है, तो एम्प्लॉय मानना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल लिखना ही पड़ता है, तभी तो टर्म्स बना पता कैसे, फिर तो फंस जाओगे ना, एम्प्लॉय मानना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो एम्प्लॉय मानना पड़ेगा। अरे तो नहीं लिखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा, फिर एम्प्लॉय मानना पड़ेगा ना। अभी वही तो हुआ, मान लो इसको हमने कंसल्टेंट बनाया लेकिन लिखा नहीं, तो कम कोर्ट पूछेगा। अब ये इसको, ये तो चालाक लड़की है, मौका मिल गया इसको, ये तो चाहती थी ना लिखो, ये तो चाहती थी कि आप ना लिखो कंसल्टेंट, और मैंने लिखा नहीं। हाँ, इसने भी कुछ नहीं बोला, बढ़िया, मैं हर महीने पेमेंट करूं, ये भी ले रही है, मैं भी बोल रहा मैंने कंसल्टेंट ही तो है, ग्रेचुटी क्या। लेकिन अगर 6 साल बाद ये आ गई ग्रेचुटी, तो ये तो मांगेगी, कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट मेरे से पूछ रहा है प्रूफ करना ही कंसल्टेंट है, मैंने सर वो तो कुछ नहीं, एम्प्लॉय ग्रेचुटी दो। आया मजा, आ गया स्वाद। पहले भैया को निपटा दें एक बार।
हाँ जो कोई और वो अपन कंसल्टेंट हायर करा वो कुछ और काम भी मतलब करती है अपना फर्म जैसे ही चला रही है वो सब करती है, करने तो उससे क्या मतलब है, तो आपके यहाँ तो नौकरी कर रही है ना, कर रही है ना। अरे आप ये प्रूव कर दो ना, एक कंसल्टेंट है आपकी, ये प्रूव कर पाए आप, बस खत्म कहानी। अब ये घर पे जाके कुछ भी करती हो, अरे अपना अलग से काम करती करती, उसमें क्या है, मैं घर जाके कचौड़ियां बेचता हूं, उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारे यहां तो नौकरी कर रहा हूं ना, तो ग्रेचुटी दोगे। हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, पहले ये सामने भैया इनको निपटा दो, इनको तो निपटाना ही पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। अभी 2 मिनट पहले मैंने इतना सारा चर्चा करी कि 5 साल, और ये कहा था बताऊंगा 5 साल, वैसे 5 साल ही है, फिर दोबारा कंफर्म काहे कर रहे हो बेटे, सेम ही आंसर वही दूंगा हाँ नहीं। अभी आंसर आपको पता है, वो सवाल नहीं पूछना होता है बेटा जिसका आंसर हमें पता है ना। वो क्यों पूछा, तू अच्छा बच्चा है, समझदार बच्चा है, ऐसे सवाल पूछेगा है, ऐसे आगे बढ़ेगा तू, ऐसे पढ़ेगा इंडिया है, ऐसे बढ़ेगा फिर, अरे कहां बढ़ रहे हैं यार। हाँ बेटा ऑनलाइन में क्या बोल रहे थे, किसने पूछा था सवाल, वंशिका, हाँ वंशिका। बेटा थोड़ा सा लाउडली बोलो, थोड़ी आवाज कम आ रही है। टीचर्स के लिए, हाँ हाँ, अरे तो स्कूल पे लगता है ग्रेचुटी एक्ट, अब दिया नहीं क्या आपके घर में किसी ने नौकरी करी, नहीं मिला क्या, बताई नहीं दी, अरे दीदी बोलो तो सही। हाँ नहीं नहीं लगता है बेटा, लगता है, बाई चांस अगर फिर भी कोई ऐसा हो ना जिन्होंने 8-10 साल नौकरी कर रही स्कूल में ग्रेचुटी नहीं मिली हो, तो मेरी एक फर्म है दिलीप गुप्ता एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो ये क्या है, वो यूट्यूब पे बीच में आते हैं ना, ऐड आता है और उसमें स्किप ऐड का ऑप्शन नहीं होता है, ये वही वाला ऐड है, सुनना ही पड़ेगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो आप संपर्क कर सकती है, नंबर मेरा मिल जाएगा आपको उसमें से। चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम द जोक, मिलेगा ग्रेचुटी, उनको भी मिलेगा, ठीक है, आ जाओ। वो एम्प्लॉय नहीं होते, कैब ड्राइवर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ ओला एंड एक्सेट्रा, पार्टनर बोलते हैं उनको, चैनल पार्टनर, समझदार है ओला, ऐसे थोड़ी, अगर वो मर जाएंगे बेचारे, ओला तो मर जाएगा, तो ओला उनको पार्टनर बना के बोलता है, बोलता ही पार्टनर है वो, चैनल पार्टनर बोलते हैं उनको, दे आर नॉट द एम्प्लॉयज, सब पार्टनर की कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉय, कमीशन मिलता है उनको, तो डिलीवरी वालों को कैसे मिलता है, पर डिलीवरी कमीशन मिलता है ना, तो सैलरी कहां मिली, आज एक भी डिलीवरी नहीं है दिन भर में, नहीं मिलेगा कमीशन, तो सैलरी कहां मिली, तो नहीं मानते, ठीक है, और बताओ, बस इतने से डाउट है यार, तो डाउट में मजा नहीं आया यार, चलो खैर कोई बात नहीं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, जिसपे ग्रेचुटी एक्ट लगता है, और आप वहां पे एम्प्लॉय हो, तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। दोबारा सुन लो, यदि आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसपे ग्रेचुटी एक्ट लगता है, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के एम्बिट में आते हो, तो ग्रेचुटी मिलेगा तय है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, 10 से ज्यादा, तो ही ग्रेचुटी लगेगा, वरना नहीं। लेकिन 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 अगर आप ग्रेचुटी एक्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और एम्प्लॉय हो, पर अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, कितने, 5 साल, देखो, हावर ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय इफ ही इज इन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स, तो ही मिलेगा, वरना नहीं। सवाल नहीं पूछना है अभी, अभी नहीं, 5 साल। अच्छा, ये कंटिन्यूस ईयर ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, कंटिन्यूस लगातार 5 साल, इसका मतलब कोई आदमी बीच में बीमार पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो फिर से शुरू, तो लूडो जैसा हो गया, सांप सीढ़ी जैसा, साला 90-89 पे पहुंच गया और सांप ने काट लिया, आप तो 1 पर आ गए, 4.5 साल नौकरी कर ली, लास्ट के 6 महीने के बाद बीमार पड़ गया, ये 5 साल पूरे बोले कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, अब बेचारा शुरू से शुरू करे, ये तो बहुत बेकार बात हो गई। नहीं तो इसका भी जुगाड़ है ना, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। हाँ भैया, आपने हाथ किया था ना, अच्छा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अच्छा छुट्टी के लिए बोल रहे थे, हाँ हाँ प्रोवोक कर रहा है इसको, चलो खैर, वैसे भी आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। यहां तक आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए यहां से।